Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Roshan, myself Dr. Khalis, MBBS General Physician, Consultant Physician. आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे जो कि निमोनिया है। निमोनिया जो है मोस्ट ऑफ द कॉमन डिजीज होते जा रहा है आज के डेट में और कभी न कभी किसी न किसी को हुआ होगा। ठीक है, तो इस चीज़ों का हम लोग जो है वन बाय वन सारी चीज़ों पे डील करेंगे। निमोनिया क्या होता है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, इसमें जो है क्या क्या रिस्क फैक्टर होंगे, क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं और इसमें क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और लास्ट पार्ट इसमें हम क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन इन चीज़ों को डील करेंगे। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो के साथ शुरू से लास्ट तक बने रहें और वीडियो को स्किप करके ना देखिए। स्किप करके देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी नहीं मिल पाएगी। पूरी इन्फॉर्मेशन न मिलने की वजह से आप एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। और चैनल को एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। जो न्यू व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और एक बार चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए। आपको बहुत काम की चीज़ें मिलेगी। जो मेडिकोज हैं उनके लिए तो है ही है, जो नॉन मेडिकोज हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हमने वीडियो पे डाली हुई है। एजुकेशन से रिलेटेड, डेली लाइफ बेस्ड जो भी डिजीज़ होते हैं उसका क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, उन सब चीज़ों के बेसिस पे हमने बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई है। और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि नीडी पर्सन तक पहुंच पाए। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। निमोनिया निमोनिया क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है लंग्स का, जो कि क्या होता है लंग्स जो है वो लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और स्वेलिंग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। निमोनिया जो होता है वो इन्फेक्शन होता है वन, कभी जो एक लंग्स में होगा या दोनों लंग्स में कभी कभी हो जाता है। ठीक है, और ये जो होता है इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, तो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई, है ना, किसी भी चीज से हो सकता है। लंग्स में एक स्मॉल एयर सैक होते हैं जिसको एल्वुलाई कहते हैं। तो एल्वुलाई में क्या होता है ना कि इन्फ्लेम्ड हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमने फिगर में मेंशन किया हुआ है, एल्वुलाई के अंदर थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाएगा। ठीक है, और एयर फ्लूइड जो है इसमें एयर सैक जो होता है एल्वुलाई, इसके अंदर स्वेलिंग हो जाता है और थोड़ा सा फ्लूइड इसमें आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया इट अफेक्ट ऑन ए स्मॉल एयर सैक नोन एज एल्वुलाई। और निमोनिया को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक टाइप का रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। ठीक है, ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये लंग्स है होल, इसको जूम किया है तो ये एल्वुलाई दिख रहा है। एल्वुलाई यहाँ पे क्या है, थोड़ा स्वेलिंग हुआ हुआ है, इन्फ्लेम्ड हुआ हुआ है और इस एल्वुलाई के अंदर थोड़ा सा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल समझेंगे। ये एक लंग्स का इमेज हमने डाला हुआ है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये जो है आपका इधर वाला ये जो है ये निमोनिया वाला लंग्स है और इधर वाला ये क्या हेल्दी लंग्स है। ठीक है ना, तो अब देखते हैं। पहले हमने दिखाया है ये ब्रोंकाई को दिखाया है एरो से, और हेल्दी लंग्स की हम बात करते हैं तो इसको हमने जब जूम किया तो ये जो स्मॉल एयर सैक जिसको एल्वुलाई कहते हैं ये ब्रोंक्यूल हो गया। ये स्मॉल एयर सैक जिसको हम एल्वुलाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब इसी को हमने निमोनिया वाले पेशेंट का लंग्स हमने लिया, उसको हमने जूम करके दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है एल्वुलाई जो है इसका क्या हो गया, इन्फ्लेम्ड हो गया है। ठीक है, मतलब इन्फ्लेमेशन हो गया एल्वुलाई में और फ्लूइड जो है वो एल्वुलाई के अंदर एक्यूमुलेट हो गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इमेज से और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए अब आगे देखते हैं। और ये वो निमोनिया है, निमोनिया का पेशेंट उठाया हमने, उसके लंग्स को हमने देखा तो ये नॉर्मल लंग्स कुछ इस तरीके का दिखता है और जो निमोनिया पेशेंट होते हैं उसका लंग्स कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, जैसा कि अभी जस्ट हमने ऊपर बताया। ठीक है ना, तो आइए अब आगे देखते हैं कॉजेज। जैसा कि बैक्टीरिया की वजह से भी निमोनिया हो सकता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया होता है, उससे भी निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसका जो इमेज हमने यहाँ पे दिया हुआ है इससे आप देख सकते हैं। उसके बाद वायरस,
वायरस में एक वायरस होता है ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। इस वायरस से भी निमोनिया होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये इसका इमेजेस दिया हुआ है। फिर उसके बाद आता है एक रेस्पिरेटरी सिंचियल वायरस, ये इस टाइप का होता है, इससे भी निमोनिया होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सार्स CoV-2 जिसको कोविड-19 वायरस भी बोलते हैं। अभी जस्ट कोविड-19 का पीरियड ख़त्म हुआ है, तो उसमें हमने देखा कोविड के टाइम पे बहुत सारे पेशेंट को लंग्स में दिक्कत हो रही थी, कफ हो रहा था, है ना। तो मतलब जो है निमोनिया टाइप का सिम्टम्स दिख रहा था। तो कोविड-19 वायरस से भी निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद आते हैं मेन पॉइंट पे, सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। पहले सिस्टेमिक देखते हैं, तो सिस्टम में क्या होता है, हाई फीवर होगा, चिल्स होगा, ठीक है। स्किन में क्या हो सकता है, क्लेमाइंस हो सकते हैं, ब्लूनेस स्किन हो सकता है। फिर लंग्स में आते हैं, लंग्स में क्या होगा, कफ होगा, कफ के साथ साथ स्पुटम आएगा या फ्लेगम आएगा, ठीक है। फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिसको हम लोग बोलते हैं सांस फूलना, है ना, ये हो जाता है। प्लेरेटिक चेस्ट पेन, चेस्ट में पेन होगा, है ना, हेमोप्टाइसिस हो सकता है। अब मसल्स की बात करेंगे तो मसल्स में क्या सिम्टम्स होंगे निमोनिया पेशेंट वाले को, तो फैटिग हो सकता है, एक्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं निमोनिया वाले पेशेंट को, तो हेडेक हो सकता है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकता है और मूड स्विंग हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वेस्कुलर, वेस्कुलर में लो ब्लड प्रेशर जो होगा वो लो हो जाएगा। फिर हार्ट में क्या हो सकता है, हाई हार्ट रेट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हो गया गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक से रिलेटेड क्या सिम्टम्स होंगे, तो नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आ गया जॉइंट्स, जॉइंट्स में क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि जितने पेशेंट हैं उसको ये सारे सिम्टम्स दिखेंगे, किसी को कम किसी को ज़्यादा दिख सकता है। तो इस टाइप के कोई सिम्टम्स हैं अगर आपको, तो आप समझ सकते हैं कि निमोनिया हो सकता है। तो अपने नियर बाय जो फिजिशियन है उनसे आप ज़रूर मिलिए, और वो टाइम टू टाइम आपको गाइड करेंगे और आपको सही मेडिसिन देंगे, आपको ट्रीट करेंगे, ठीक है। नियर बाय जो भी फिजिशियन है आप उनसे मिलें, और हमसे अगर कंसल्टेंसी लेना चाहें तो हम भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ, तो हमसे भी ले सकते हैं, ठीक है। आइए अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर का मतलब यहाँ पे ये है कि किस किस वजह से निमोनिया हो सकता है, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो स्मोकिंग, जो आदमी स्मोकिंग करता है ना, उसको भी निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। या कोई क्रोनिक लंग्स डिजीज है ना, काफी दिनों से लंग्स में कोई इन्फेक्शन है या कोई डिजीज है, तो उससे भी हो सकता है। COPD वाले पेशेंट को भी निमोनिया हो सकता है। उसके बाद देखते हैं रिस्क फैक्टर में, जैसे एज हो गया 60 ईयर से ऊपर वाले पेशेंट को होता है। स्मोकिंग हो गया, एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की वजह से भी निमोनिया हो सकता है। अल्टर्ड कॉन्शियसनेस भी हो सकते हैं, जैसे अल्कोहलिज्म होगा, हेड इंजरी हो गया, एनेस्थीसिया का डोज ज़्यादा हो गया, है ना, तो उससे भी हो सकता है। ट्रेचियल इंट्यूबेशन देंगे, उससे भी हो सकता है। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोई सा है तो उससे भी हो सकता है ना। क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक लंग डिजीज जैसे डायबिटीज मेलाइटिस, है ना, हार्ट डिजीज, कैंसर, तो ये सब अगर काफी दिनों से रह गया, क्रोनिकली रह गया ये सब डिजीज, तो एक टाइम पे जाके निमोनिया हो सकता है, होने के चांसेस हैं। अब रिस्क फैक्टर फॉर न्यूमोकोकल निमोनिया है, तो जैसे सिगरेट स्मोकिंग हो गया, है ना, कंडीशन दैट वीकेन द इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम को वीक कर दे, जैसे एड्स हो गया, HIV और कैंसर, तो इम्यून सिस्टम को ये सब क्या कर देता है, वीक कर देता है। वीक करने के बाद बहुत लॉन्ग टाइम तक वीक रहा तो निमोनिया हो सकता है। क्रोनिक इलनेस सच एज लंग्स, हार्ट, लीवर और किडनी डिजीज, अस्थमा, डायबिटीज, ये सब है एज 60 ईयर से ऊपर। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन, है ना, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या कराएंगे, तो हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे। उसके बाद ब्लड टेस्ट में हम CBC कराएंगे, CRP टेस्ट कराएंगे, है ना, स्पूटम कल्चर टेस्ट कराएंगे, चेक करेंगे ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल को, ठीक है। ये सब सारा टेस्ट कराते हैं। इन केस किसी को सीवियर निमोनिया हो गया तो फिर उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, हॉस्पिटल में एडमिट करा के सलाइन वगैरह चढ़ता है, सलाइन के थ्रू मेडिसिन चलाते हैं, ठीक है।
अब आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अगर जो सीवियर कंडीशन नहीं है तो हम स्टीम इनहेलेशन दे सकते हैं घर में, है ना। स्टीम से इनहेलेशन करा लो, या फिर जैसे वो आता है बुडेकोट हो गया, डुबलिन हो गया, है ना, इसका भी हम लोग इनहेलेशन देते हैं। फिर O2 सैचुरेशन को मेंटेन करना है और बेड रेस्ट देना है। ये क्या है, माइल्ड केसेस में। अगर सीवियर कंडीशन हो गया तो हमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा। हॉस्पिटलाइज करा के कुछ पहले एंटीबायोटिक चलते हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन हो गया, 500 mg का आता है टैबलेट, 1 टैबलेट BD देते हैं 5 डेज के लिए। ये बहुत सारे एंटीबायोटिक मैंने यहाँ पे बताए हैं, तो कोई एक एट ए टाइम लेना होता है, ठीक है, कोई एक ही लेना है। उसके बाद सिफाडोक्सिल हो गया, ये भी 1 टैबलेट BD लेते हैं 5 डेज के लिए। उसके बाद टैक्जिम OCB हो गया, है ना, ये भी 1 टैबलेट ले सकते हैं 5 डेज के लिए। और अगर फीवर भी आ रहा है पेशेंट को तो पैरासीटामोल हम देते हैं, जो कि 650 mg का आता है पैरासीटामोल। 1 टैबलेट BD देंगे 5 डेज के लिए, या जब बुखार रहे तब देना है, ठीक है ना। उसके बाद अगर उससे बुखार नहीं जा रहा है पैरासीटामोल से, तो आइबुप्रोफेन 400 mg का टैबलेट आता है। ये भी टैबलेट 1 टैबलेट BD देते हैं, यानी एक सुबह एक शाम देंगे, 5 डेज के लिए देंगे, या जब बुखार आएगा तब देंगे। बुखार खत्म हो गया तो आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल नहीं देंगे, जब बुखार रहेगा तब देना है। और जब बहुत सारे मेडिसिन आदमी लेता है तो उसके जो है गैस की शिकायत हो जाती है, तो ये पैन 40 जो है ये गैस के लिए होता है। 1 टैबलेट जो है OD लेना होता है एम्प्टी स्टोमक फॉर 5 डेज के लिए, यानी अर्ली मॉर्निंग उठते ही ये आपको लेना है खाली पेट में। फिर कुछ हम इम्यून को बूस्ट करने के लिए हम कुछ टैबलेट देते हैं, जैसे विटामिन C टैबलेट के नाम से आता है लिमसी, उसको देते हैं 1 टैबलेट OD देते हैं। और कुछ मल्टीविटामिन देंगे ताकत के लिए, जो भी नियर बाय मार्केट, जो भी नियर बाय शॉप होगा आपका वहाँ से मिल सकता है। 1 टैबलेट OD देते हैं। फिर इसके साथ साथ एक हम एस्थालीन टैबलेट देते हैं 4 mg का, ये मेन अस्थमा के पेशेंट को ही दिया जाता है, अस्थमा को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो 1 टैबलेट हम OD देते हैं ये। उसके बाद ये सब तो मेडिसिन हो गया, इसके साथ साथ एक हम कफ सिरप चलाते हैं जिसका नाम है गिलिंटस कफ सिरप। और इसमें क्या करते हैं, 1 टीस्पून TDS देते हैं, ठीक, यानी एक सुबह, एक लंच में, एक डिनर के टाइम देंगे, ठीक है ना। तो ये गिलिंटस हो गया। और दूसरा इसका आता है गिलिंटस BM, तो इस दोनों में जो आपके पास नियर बाय हो वो आप ले सकते हैं। ब्रोंको डायलेटर होता है, ब्रोंकियोल को डायलेट करके जितने बलगम होते हैं अंदर उसको निकालने का काम करता है। जितना ज़्यादा बलगम निकलेगा, लंग्स जितना ज़्यादा क्लीन रहेगा, तो आप जल्दी रिकवर हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये ऑल अबाउट था निमोनिया के बारे में। अगर किसी को इसके बाद भी कुछ क्यूरीज आती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या नंबर हमारा चैनल पर डला हुआ है, कॉल करके हमसे कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आए। ओके, थैंक यू फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।